हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए देखा जाए तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास या आप कह सकते हैं मेडोर हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मेडोर हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सल्तनत को देखा जाए आपको पहले से बता दिया गया, दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले देखा जाए तो गुलाम वंश थे, उसके बाद खिलजी वंश थे, उसके बाद तुगलक वंश थे और चौथा जो था सैयद वंश था। और देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे जब सबसे अंतिम शासक था या अब अंतिम वंश था, बात किया जाए तो अंतिम वंश था लोधी वंश। लोधी वंश की जब समाप्ति होती है या लोधी वंश का जब पतन होता है तो उसके बाद मुगल काल का आरंभ होता है या मुगल काल का उत्थान होता है। देखा जाए तो उसके बाद फिर हम लोग आते हैं गुलाम वंश को। गुलाम वंश को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए थे। देखा जाए तो पहला जो था कुतुबी वंश, उसका दूसरा था शमसी वंश और अंत में जो देखा जाए तो दिल्ली गुलाम वंश का अब अंतिम उपवंश बलबनी वंश था। देखा जाए तो हम लोग अपनी क्लास में कुतुबी वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में आपको बता दिया गया है। हम लोग अब शमसी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। शमसी वंश का संस्थापक कौन था, आखिर उसका कार्यकाल और अन्य जानकारी आपको दी गई है। आज हम लोग देखेंगे कि उसके आगे की क्लास। देखा जाए तो हम लोग एक बार पिछली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको आज वाली क्लास को आसानी से समझ सकें। और आपको जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे जाते हुए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं या एग्जाम में आने की संभावना रहती है। देखा जाए तो ये वही पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में आए हुए होते हैं। इस वजह से इन सबको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि कल की क्लास को जो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कल कौन कौन से पॉइंट आपको बताए गए हैं। देखा जाए तो जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाते हैं जिन्हें उन्होंने तुर्कान चिहलगानी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्कान चहलगानी। आखिर अर्थात 40 गुलामों का सरदार। आखिर देखा जाए तो जैसे ही इल्तुतमिश राज सिंहासन पर आसीन होते हैं तो उन्हें क्या जरूरत पड़ जाती है कि इन 40 सरदारों का एक समूह बनाने की। देखा जाए तो जब इल्तुतमिश दिल्ली सिंहासन पर आसीन होते हैं तो उन्हें दिल्ली सिंहासन पे न आसीन होने के लिए या उन्हें दिल्ली सल्तनत के आप कह सकते हैं कि दिल्ली की बागडोर संभालने के विरोध में कुछ सरदार उपस्थित होते हैं। वे सरदार देखा जाए तो वे अधिकांशतः सरदार जो थे कुतुबी या कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम या कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदार थे। और दूसरे वो थे मुइज़्ज़ी। मुइज़्ज़ी का मतलब मोहम्मद गोरी के, वे सुल्तान मोहम्मद गोरी के सरदार थे। वे दोनों नहीं चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत पे या दिल्ली की बागडोर पे इल्तुतमिश आसीन हों। इसी वजह से जब ये देखा जाए ये दोनों सरदार इल्तुतमिश को सिंहासन पर बैठने का विरोध कर रहे थे। और अंत में देखा जाए तो इल्तुतमिश ने इन विरोधों का दमन करते हैं या इन विरोधों को दबाते हैं। उसके बाद वे सिंहासन पर आसीन होते हैं। दबाने के पश्चात वे जानते थे कि इनके ऊपर या इन सरदारों के ऊपर, जो कुतुबी या मुइज़्ज़ी के सरदार थे, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने इन 40 गुलामों को या 40 सरदार, जो 40 गुलाम सरदार थे, उन्हें तुर्कान चहलगानी के रूप में नियुक्त करते हैं। और इन 40 सरदारों को एक प्रतिष्ठित पदों पर भी नियुक्त करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया। अगला पॉइंट आपको बताया गया जो इल्तुतमिश थे बिहार में शरीफ जो होता है, बिहार शरीफ इल्तुतमिश जो होता है। अगला पॉइंट आपको बताया गया इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं? जो बिहार शरीफ होता है और बाढ़ क्षेत्र होता है उन पर अधिकार कर लेते हैं। और उसके पश्चात जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियों के पास एक गांव था तिलियागढ़ी के समीप उन्होंने हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित करते हैं। उसके बाद उन्होंने बिहार का एक नया सूबेदार नियुक्त करते हैं जिसका नाम था मलिक जानी को नया सूबेदार बिहार का नियुक्त करते हैं। फिर उसके बाद अगला आपको पॉइंट बताया गया था, उन्होंने देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? अगर शुद्ध अरबी सिक्के की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाया था। साथ ही साथ उन्होंने 2 विशेष प्रकार के सिक्कों का भी प्रचलन किया था। पहला जो था चांदी का सिक्का, चांदी का जो सिक्का होता था टंका कहा जाता था। क्या? टंका, जिसका वजन होता था 175 ग्राम। और दूसरे सिक्के की बात की जाए तो वो तांबे का था, जिसे कहा जाता था जीतल का। साथ ही साथ उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की थी, जो उन्होंने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराया था। इसके पहले कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिन्होंने सिक्कों पे उस टकसाल का नाम लिखा होता था जो जिस टकसाल से वह सिक्का छपा होता था। और अगला आपको बताया गया है 1229 ईस्वी में देखा जाए तो
जो बगदाद के खलीफा थे, बगदाद के खलीफा से उन्हें खिलअत पत्र प्राप्त होता है। क्या होता है? खिलअत पत्र प्राप्त होता है, जिससे वे बैद सुल्तान होते हैं, मतलब वे एक लीगत तरीके से वे सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान होते हैं, दिल्ली के सुल्तान होते हैं, और साथ ही साथ वे दिल्ली सल्तनत का राज्य बनाते हैं। साथ ही साथ वे दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र राज्य भी बनाते हैं। आज की क्लास देखते हैं, आज की क्लास के देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या दिया गया है। आज का पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है, इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित की थी। देखा जाए तो जो इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था उसके सामने उन्होंने जो उनका महल था उसके सामने 2 शेरों की मूर्तियां लगवाई थी, स्थापित करवाई थी, जिसके गले में 2 घंटियां लटकती थी। उन शेरों के गले में देखा जाए तो घंटियां लटकी होती थी। ये घंटी क्यों लटकी होती थी, आगे देखते हैं क्या कारण था। जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति, देखा जाए तो जो शेर के गले में घंटी लगी होती थी उसको बजाकर चाहे जो व्यक्ति न्याय की फरियाद कर सकता था। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इसका उल्लेख देखा जाए तो जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता ने वर्णन किया था। किसने किया था? इब्न बतूता ने। उन्होंने क्या किया था? इब्न बतूता ने बताया है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां लगवाई थी, जिसको उन्होंने इल्तुतमिश ने अपने, देखा जाता है आपको जो पॉइंट देखा है, इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करते हैं। साथ ही साथ उन दोनों शेरों के गले में घंटियां बंधवाते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आके राजा से न्याय की उम्मीद कर सकता है। इसी वजह से उन दोनों शेरों के गले में घंटियां बांधी गई थी। इसका उल्लेख इब्न बतूता ने वर्णन किया था, या इब्न बतूता ने बताते हैं। अगला पॉइंट आपको बताया गया है, इल्तुतमिश ने सभी शहरों में, देखा जाए तो इल्तुतमिश ने उस समय जितने भी शहर थे उस सभी में काजी की नियुक्ति करते हैं। काजी की नियुक्ति और अमीरदाद की नियुक्ति करते हैं, नामक 2 अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। काजी देखा जाए तो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, उन्हें काजी कहा जाता था। सभी शहरों में काजी की नियुक्ति करते हैं। और साथ ही साथ देखा जाता है सब खलीफा के नाम से युक्त सिक्का चलाते हैं। देखा जाए तो इल्तुतमिश ही एक ऐसा शासक था जिन्होंने खलीफा के नाम से सिक्का चालू करता है। किसके? खलीफा के नाम से सिक्का जारी करते हैं। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिन्होंने खलीफा के नाम से सिक्का जारी किया था? वह था इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट जो आपको बताया गया है, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी। देखा जाए तो जो इतिहासकार हैं डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार देखा जाए तो इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा गया है। उनके अनुसार कहा गया है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। उन्होंने बताया है कि जो भारत में देखा जाए तो जो मुस्लिम, या कह सकते हैं कि मुस्लिम सभ्यता का इतिहास इल्तुतमिश के ही शासनकाल से प्रारंभ होता है। किसके अनुसार होता है? डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। अगला देखा जाए क्या लिखा गया? अगला लिखा गया है सर वुल्जे हेग। देखा जाए तो ये भी इतिहासकार हैं, सर वुल्जे हेग के अनुसार इतिहासकार जो हैं, एल.जे. हुक जो हैं इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या बताया है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश देखा जाए तो गुलाम शासकों में सबसे महान था। देखा जाए तो जितने भी गुलाम शासक हैं उनमें सबसे महानतम अगर देखा जाए तो गुलाम की बात की जाए तो वो इल्तुतमिश था। किसके अनुसार होता है? सर वुल्जे हेगे के अनुसार होता है। अगला पॉइंट बताया गया है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने देखा है इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा है। उन्होंने बताया है कि निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। देखा जाए तो इल्तुतमिश के बारे में उन्होंने बताया कि ये देखा जाए तो निस्संदेह गुलाम वंश का जो होता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक होता है। इनका कहने का तात्पर्य था कि जब इन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालते हैं तो उन्होंने साम्राज्य विस्तार में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। उनके कार्यकाल में जो परिस्थितियाँ थी उनको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने साम्राज्य विस्तार में अपना योगदान दिया। इसी वजह से इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसके अनुसार कहा जाता है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार। अगला पॉइंट जो दिया गया है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने, इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मकबरों का पितामह। देखा जाए तो मकबरों का पितामह किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है मकबरों का पितामह। एक बार फिर से अपनी क्लास दोहरा दी जाती है, रिवीजन कर लिया जाए। देखा जाए एक बार फिर से, पहला दिया गया है इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने, आपको बताया गया है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने
संगमरमर की, किससे? संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। उन्होंने अपने महल के सामने 2 शेरों की संगमरमर की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। क्यों स्थापित करते हैं उसके आगे देखते हैं। जिसके गले में 2 घंटियाँ बँधवाते हैं, उन शेरों के गले में उन्होंने घंटियाँ बँधवा दी। अब देखते हैं घंटियाँ क्यों बँधवा दी? जिससे जिसे बजाकर कोई भी व्यक्ति, देखा जाए तो उस घंटी को बजाकर कोई भी व्यक्ति, चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो राजा से आप कह सकते हैं न्याय की माँग कर सकता है। क्या कर सकता है? न्याय की माँग कर सकता है। ये किसने बताया है? इब्न बतूता ने वर्णन किया है इसका। किसने किया है? इब्न बतूता ने वर्णन किया है कि इल्तुतमिश ने अपने घर के सामने 2 संगमरमर शेरों की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। साथ ही साथ उनके गले में 2 घंटियाँ बँधवाते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी फरियादी उस घंटी को बजाकर न्याय की उम्मीद कर सकता है, राजा से न्याय माँग सकता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदार नामक अधिकारी नियुक्त करते हैं। कौन 2 अधिकारी नियुक्त करते हैं? काजी को नियुक्त करते हैं, साथ ही साथ अमीरदार नामक 2 अधिकारी को नियुक्त करते हैं। अगला पॉइंट बताया गया है, साथ ही साथ देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होता है जिसने खलीफा के नाम पे सिक्का जारी करता है। क्या? खलीफा के नाम पे सिक्का जारी किए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया है, आर डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार, देखा जाए तो जो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी इतिहासकार हैं, उनके अनुसार इल्तुतमिश के बारे में क्या बताया गया? उनके अनुसार बताया गया कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश ने आरंभ किया। जाए जो इल्तुतमिश होते हैं वो मुस्लिम संप्रदाय का इतिहास का उन्होंने आरंभ होता है, मतलब यहीं से इल्तुतमिश ने आरंभ करते हैं मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास। और सर वोल्जे हेग के अनुसार देखते हैं क्या बताया गया। सर वोल्जे हेग ने बताया है कि इतिहास का इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महानतम है। देखा जाए तो जितने भी गुलाम शासक होते हैं उनमें सबसे महानतम शासक की बात की जाए तो यही होते हैं, इल्तुतमिश। अब देखा जाए अगला जो बताया गया ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, जो इतिहास का ईश्वरी प्रसाद है, उन्होंने कहा कि निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हैं। किसे बताया वास्तविक संस्थापक? इल्तुतमिश को बताया गया है कि ये गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक होते हैं। आखिरी पॉइंट आपको बताया गया है, इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखा जाए तो इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मकबरों की स्थापना होती है, इसी वजह से इसे मकबरों का पितामह कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।